हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए हम ज्ञान की और नई श्रृंखला की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी विषय होता है, हम उसकी गहराई में जब तक नहीं जाएंगे और गहराई में जाने से पहले हमें उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें सीखना, उन्हें जानना वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा कहा है कि जितना हम अध्ययन करते हैं और जितना हम अध्ययन करते जाते हैं और जितना अध्ययन हम अधिक कर लेते हैं, तब हमें हमारी अज्ञानता का आभास होता है। तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितना अज्ञान भरा हुआ है। कोई भी चीज़ इतनी छोटी नहीं होती, ज्ञान होता है। और उसके बाद फिर हम जब कंपटीशन एग्जाम के लिए जाते हैं तब हमें पता चलता है कि एक छोटी सी बात थी जिसे हम वहाँ पर कर नहीं पाए, जिसे हम समझ नहीं पाए, जो बहुत ही सरल थी। इसलिए किसी भी चीज़ को गहराई से लेना बहुत अच्छी बात होती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। नंबर सिस्टम में आज हम देखेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और भाज्य संख्या के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि सह अभाज्य संख्याएं क्या हैं। तो हमारे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, और है सह अभाज्य संख्याएं। अंग्रेजी नाम इनका हो जाएगा को प्राइम नंबर। ये क्या होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलो हम बिना वक्त आपका गवाए शुरू करते हैं। भाज्य संख्याएं क्या है, इसका नाम एक और है, इसका नाम है यौगिक संख्याएं, और अंग्रेजी नाम इसका है कंपोजिट नंबर। तो देखिए हम इसके बारे में जानते हैं क्या है। वह संख्या जो अपने अलावा किसी भी अन्य दो पूर्ण संख्या के गुणा करने से बन सके उसे ही भाज्य संख्या कहा जाता है। सरल भाषा में मैं ये कहना चाहूँगा कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी दूसरे के पहाड़े में आ जाती हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते, जैसे हम कहा कि एक किसी पहाड़े में नहीं आती है, एक तो खैर भाज्य संख्या भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है। हम दो की बात करें तो दो किसी और संख्या में नहीं आती, इसलिए भाज्य नहीं हो सकती। हम तीन की बात करें तो तीन किसी और संख्या में नहीं आता है, इसलिए तीन भी भाज्य संख्या नहीं। हम चार की बात करें तो चार को हम देखते हैं कि दो के पहाड़े में आ जाता है, इसलिए चार क्या हुई, चार भाज्य संख्या हुई। इसलिए सबसे पहले जो भाज्य संख्या हमारी हुई वह चार है। तो एक सरल परिभाषा ये हो गई कि जो किसी पहाड़े में आ जाती है वह भाज्य संख्या है। तो हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो किसी अपने पहाड़े के अलावा किसी और अन्य पहाड़े में आ जाती है वो भाज्य संख्या है। एक सरल परिभाषा इस प्रकार। हम एक उदाहरण लेते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 1 हमारे सामने है। 8 एक भाज्य संख्या है। अब 8 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणित 4 के रूप में लिखा जा सकता है। दो में 4 के हम यदि गुणा करते हैं तो 8 आता है। मतलब 2 के पहाड़े में भी 8 आता है और 4 के पहाड़े में भी 8 आ जाता है। तो इसे हम पूर्ण संख्या के रूप में तोड़ सकते हैं। तो यह एक भाज्य संख्या है। 8 क्या हुई, एक भाज्य संख्या है। अब देखिए एक और उदाहरण लेते हैं अभाज्य संख्या का। उदाहरण नंबर 2 देखिए, 11 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 11 को हम सिर्फ 1 गुणित 11 के रूप में ही लिख सकते हैं। इसके अलावा हम इसे किसी भी तरीके से नहीं लिख सकते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, वो भाज्य नहीं हो सकती। आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए अब हम बात करेंगे कि 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है 1 से 100 तक जो भाज्य संख्याएं हैं वो होती है 74 होती हैं। देखिए आपके सामने 4 से शुरू हो रही हैं संख्याएं, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, इस प्रकार से चली जाती हैं। 99 है और 100। 1 और 100 के बीच आने वाली जो भाज्य संख्याएं हैं उनकी संख्या है 74। तो इस बात भी बड़ी रोचक है। तो एक चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसके बारे में। Hurrah for the smallest composite number. तो हम देखते हैं कि जो 4 है वह सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ये हम देख सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको समझ में आना चाहिए। अगली टॉपिक के बारे में बात करेंगे सहअभाज्य संख्याएं। ये क्या होती है, अंग्रेजी नाम इसका है को प्राइम नंबर। तो देखिए सहअभाज्य संख्या क्या है, इसकी परिभाषा क्या कहती है। सहअभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। अब यहाँ पर आपको अभाज्य संख्या समझ में आ गई होगी। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। उभय यानी दो, उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है कि जो दोनों में हो। देखिए हम उदाहरण एक लेंगे जिससे आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमारे सामने उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण के लिए हमने लिया 14 और 15 लेते हैं। अब 14 के जो भाजक हैं वो 1 भी हैं, 2 भी हैं, 7 भी हैं और 14 है, क्योंकि ये इन पहाड़ों से वो भाजित हो जाते हैं, इनसे भाग चला जाता है। एक तो सभी का भाजक होता है। इसी प्रकार से हमने 15 के भाजक लिए जिसमें हमने कहा कि 1 भी है,
3 भी है, 5 भी है और 15। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें दोनों की जो भाजक हैं उसमें एक कॉमन है, उभयनिष्ठ है। एक जो है आप देख रहे हैं कि एक कॉमन है, जिसमें हमने कहा कि एक 14 की भाजक में भी आ रहा है और एक 15 की भाजक में भी आ रहा है। तो हमने देखा कि एक जो है वो उभयनिष्ठ है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 14 और 15 क्या हुए, 14 और 15 ये मिलकर के कहलाएंगे को प्राइम या सह अभाज्य। अब आगे देखिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने और भी उदाहरण है, जैसे 2 3, 2 3, 3 4, 4 5। तो देखिए हम आगे और बढ़ते हैं, इसमें हम एक उदाहरण को लेने जा रहे हैं 2 3 वाले के। इसमें 2 के हमने गुणनखंड किए 1 गुणित 2। मतलब 2 किस प्रकार से आ सकता है, हम 2 में जब 1 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा। इसी प्रकार से हमने 3 को लिया तो 3 बराबर क्या हुआ, 1 गुणित 3। ये भी क्या हुआ। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि 2 और 3 इनके जो कॉमन फैक्टर हुए, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हुए वो 1 हुआ। इनके जो 1 हैं वो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें एक ऊपर 2 के सामने भी 1 है और 3 के सामने भी 1 है। इसका मतलब क्या है कि 1 उभयनिष्ठ है, इसलिए 2 और 3 क्या हो गए, ये सहअभाज्य कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। इसी प्रकार से को प्राइम में एक और उदाहरण हमारे सामने है, 3 और 4 का है, 4 और 5 का है। 3 और 4 में हम क्या देखते हैं कि 3 बराबर कैसे लिखा जा सकता है, 3 गुणित 1। 4 को कैसे लिखा जा सकता है, 4 गुणित 1। हम दोनों संख्या में क्या देख रहे हैं कि जो 1 है वो उभयनिष्ठ है, दोनों में है, इसलिए 3 और 4 भी क्या हुए, सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम है। इसी प्रकार से 4 और 5 को देखिए नीचे, इसमें हम कह सकते हैं 4 बराबर 4 गुणित 1, 5 बराबर क्या हुआ, 5 गुणित 1। इसी प्रकार से इनको लिखा जा सकता है। तो देखिए 4 के सामने भी 1 है और 5 के सामने भी 1 गुणनखंड में है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 जो है वह उभयनिष्ठ है, 1 दोनों में है, उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 4 और 5 सहअभाज्य संख्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका 1 है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि उभयनिष्ठ क्या होता है। अब हम देखते हैं कि 1 से 100 तक भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं किस प्रकार से होती हैं। तो देखिए चार्ट आपके सामने है, जिसमें आप गिनती देख रहे हैं, जिसमें 1 नहीं है, 2 से शुरू हुआ और 2 से शुरू होकर के 100 तक गया है। इस चार्ट में आप देख रहे हैं जो पीले कलर में आपको दिखाई दे रहा है, पीले रंग में, वो है आपकी अभाज्य संख्या है, जो किसी और पहाड़ी में नहीं आती। और जो पीले रंग में नहीं है, जो गुलाबी रंग में आपको दिखाई दे रही है, जो 4 से शुरू हो रही है, ये है आपकी भाज्य संख्याएं। तो ये भाज्य और अभाज्य संख्याओं का चार्ट है। तो इनकी संख्याओं के बारे में इस चार्ट का आप गहराई से देखिए, आपको पता लगेगा कि 1 न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस चार्ट से हमें क्या क्या ज्ञात हो रहा है ये हम जानेंगे। सबसे पहली बात ज्ञात हो रही है कि अंक 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। नंबर 2 वाली बात यहाँ पर, अंक 2 एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है, साथ ही 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये कई बार पूछा जाता है। छोटी सी बात है कि वह संख्या, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जो सम संख्या है, तो आपको लिखना है 2। तीसरी बात यह आती है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो हम यह कहेंगे सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 है। अब यदि आपसे पूछ ले कि 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 25 आएगी। इसी प्रकार से यदि पांचों का बिंदु के ऊपर हम देखें 1 से 100 तक के बीच की भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे 74 है। तो देखिए 1 के बारे में आप ध्यान रखिए कि 1 न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। तो आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जुड़े रहिए और ज्ञान की गंगा में आप इस प्रकार से हमारी बातों को समझते रहिए। बहुत बहुत सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन, जिससे आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सके।